हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है वापस से जीनोमिक के प्लेटफॉर्म पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कम्युनिटी इन हेल्थ नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेम इज़ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं नर्सिंग एस्पेक्ट से देखूं तो, और आपको नॉर्सेट के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो स्टेट वाइज एग्जाम है उनमें फिर भी इतना ज़्यादा ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट इसका जो नॉर्मल एपिडेमियोलॉजी है उसके नॉर्सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक हॉट स्पॉट टॉपिक मान सकते हो आप इसको फॉर द नॉर्थ सेट एंड फॉर द सेंटर गवर्नमेंट जॉब। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे कि नाम से आपको सामने दिख रहा है बच्चे, एपिडेमियोलॉजी। तो सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने जो वर्ड लिखा है वो क्या लिखा बच्चे, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। आपने कहा कौन कौन सा वर्ड सर? पहला वर्ड जो है वो एपी होता है। एपी का मतलब क्या होता है? अमोंग। यानी अमोंग का मतलब होता है इन बिटवीन, लोगों के बीच में, किसी के बीच में, किसी दो चीजों के बीच में जो बात होती है उसे अमोंग या उसे एपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चे। अगला वर्ड इसमें जो जुड़ा है वो है डेमियो। और डेमियो यानी डेमोग्राफी, यानी पॉपुलेशन। तो अगर मैं बात करूं डेमियो का मतलब क्या होता है, तो डेमियो का मतलब होता है पॉपुलेशन। क्या होता है बच्चे? पॉपुलेशन। और लॉजी तो आप अच्छे से जानते ही हैं, क्योंकि इतनी सारी लॉजी पढ़ के ही आप यहां तक पहुंचे हो, चाहे बायोलॉजी हो चाहे कोई सी भी लॉजी हो, तभी तो आपने नर्सिंग करी है। तो इसका मतलब है, लॉजी का मतलब क्या होता है बच्चे? आंसर है साइंटिफिक स्टडी। सिर्फ स्टडी कहना ही सही नहीं होता है, कुछ लोग इसको सिर्फ स्टडी बोलते हैं, पर ये साइंटिफिक स्टडी होती है। स्टडी तो बहुत सारी होती हैं। तो आपने कहा इसका मतलब क्या निकल के आया कि सर पॉपुलेशन के बीच में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, जो भी डिजीज हैं, जो भी सिकनेस है, जो भी चीजें आप उनके बीच में देख रहे हो, उन सब की साइंटिफिक स्टडी को एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चे? एपिडेमियोलॉजी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अमोंग द पीपल, लोगों के बीच में घटित होने वाली जो भी चीजें हो रही हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। क्लियर बच्चे? तो आपने एपिडेमियोलॉजी की सिंपल मीनिंग क्या निकाली सर? तो अगर मैं एपिडेमियोलॉजी की सिंपल मीनिंग निकालूं तो ये है फाइंडिंग द कॉजेशन ऑफ डिजीज टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट। यानी अगर मुझे ये पता रहे कि इस कम्युनिटी के बीच में, इस पॉपुलेशन के बीच में कौन सी बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो अगर मैं उनके कॉज का पता लगाऊंगा, देन आई कैन ओनली फाइंड आउट द प्रॉपर मैनेजमेंट। मैं इनका मैनेजमेंट कब बता पाऊंगा? जब मैं किसी चीज का कॉज बता पाऊंगा। और कॉज देखने के लिए मुझे उन पॉपुलेशन के बीच में जाकर स्टडी करनी पड़ेगी कि ये बीमारी कैसे फैली है। तो बीमारी कैसे फैली है, देन आई कैन फाइंड आउट द कॉज। और अगर कॉज मेरे हाथ में है, देन आई कैन गो विद द प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो आपसे पूछा जाए एपिडेमियोलॉजी का मेन पर्पज क्या होता है बच्चे? फाइंडिंग द, इसका मेन पर्पज होता है फाइंडिंग द कॉजेशन, यानी कॉज ऑफ डिजीज। कोई भी जो डिजीज है उसका कॉज पता लगाना। क्यों? आंसर है टू प्रोवाइड प्रॉपर टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट। आप उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सको, इसलिए हम क्या कर रहे हैं एपिडेमियोलॉजी में? क्या पता लगा रहे हैं? कॉज पता लगा रहे हैं। कॉज पता लगा रहे हैं यानी एजेंट पता लगा रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए, एपिडेमियोलॉजी में एजेंट पता लगा रहे हैं, या एजेंट नहीं पता लगा रहे हो तो रिस्क फैक्टर पता लगा रहे हो। समझ आ रहा है बच्चे? तो ये जो चीज है वो आपको पता लगानी है किसकी स्टडी में? एपिडेमियोलॉजी की स्टडी में। तो एक बार मुझे कॉज क्लियर हो जाए, देन कैन आई कैन गिव प्रॉपर मैनेजमेंट। दैट इज सिंपल थिंग। तो क्या सर ये डेफिनेशन बताई आपने? ये मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मीनिंग। मैं सिर्फ मीनिंग बता रहा हूं कि एक्चुअल में एपिडेमियोलॉजी होती क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है एपिडेमियोलॉजी की, तो बच्चे याद रखिएगा एपिडेमियोलॉजी की जो डेफिनेशन, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल और सबसे ज्यादा अप्रूव्ड डेफिनेशन है, वो किसकी है? सर जॉन एम लास्ट। सर जॉन एम लास्ट की जो डेफिनेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिख देता हूं किसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सर, यानी कि इन्हें रिवार्ड मिला है, दैट इज वाई आई कॉलिंग अबाउट सर। सर जॉन एम लास्ट। सर जॉन एम लास्ट के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई वो सबसे ज्यादा अप्रूव डेफिनेशन है। अब वो डेफिनेशन कौन सी है सर? आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन पहला पॉइंट, कॉमा, डिटरमिनेंट कॉमा, एंड फ्रीक्वेंसी
and frequency of disease, frequency of disease and application of this in prevention and control disease, application of this in prevention and control disease. एक्चुअल में दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन फॉर द विच वन इज एपिडेमियोलॉजी, विच इज गिवन बाय सर जॉन एम लास्ट। क्लियर बच्चे, इसमें का जो मेन पॉइंट है आप उन्हें हाईलाइट करिए। पहला वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वर्ड है डिटर्मिनेशन और थर्ड है फ्रीक्वेंसी। तो 3 वर्ड के चारों तरफ घूमती है एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन। पहला वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है डिटर्मिनेंट, तीसरा है फ्रीक्वेंसी। और आपने कहा इनका मतलब बता दीजिए कि कैसे कैसे। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको एक एक वर्ड की मीनिंग जाननी है तो हम उस एक एक वर्ड की मीनिंग को किस प्रकार से जानने की कोशिश करते हैं वो देखिए। सबसे पहला वर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन किस एस्पेक्ट में चेक करोगे? अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, आप देख किसका रहे हो? याद रखिएगा मैं डिजीज की बात कर रहा हूं। अगर डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन किन चीजों के हिसाब से वेरी करता है? वो वेरी करता है टाइम के हिसाब से, कि कुछ डिजीज कुछ पर्टिकुलर टाइम पर ज़्यादा होती हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम पर कम होती हैं। ठीक है बच्चे, कुछ सीजन में ज़्यादा होती हैं, कुछ कम सीजन में कम होती हैं। यानी कि टाइम पर डिपेंड करता है क्या बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन के कौन से टाइम पर कौन सी डिजीज ज़्यादा होती है। दूसरा ये किस पर डिपेंड करता है? प्लेस पे, यानी कौन सी डिजीज कौन सी जगह पर ज़्यादा होती है। कुछ डिजीज ऐसी हैं जो नॉर्थ ईस्ट एशिया में ज़्यादा होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो एशियन कंट्री में ज़्यादा होती हैं। हम उन सब स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी किस किस के अकॉर्डिंग होता है किसी भी डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है, प्लेस के अकॉर्डिंग हो सकता है और पर्सन के अकॉर्डिंग हो सकता है। और पर्सन में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एज फैक्टर होता है, जेंडर फैक्टर होता है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिनका हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी डिजीज का किसके अकॉर्डिंग होता है। एक तो बच्चे टाइम के अकॉर्डिंग होता है, एक प्लेस के अकॉर्डिंग होता है और एक पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। तो पहला वर्ड जो डेफिनेशन में दे रखा था डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैंने आपको बता दिया। अब आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड वर्ड कौन सा था बच्चे? डिटर्मिनेंट। कौन सा था बच्चे? डिटर्मिनेंट्स। अब आपने कहा डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको बताया था कॉज होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं? कॉज होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं बच्चे? रिस्क फैक्टर्स होते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। आपसे पूछा जाए इस पूरी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिटर्मिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है या डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है या फ्रीक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है? आंसर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसका पता लगाना? आंसर है डिटर्मिनेंट का पता लगाना। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एपिडेमियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है? आंसर है टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट। जब तक मुझे कॉज नहीं पता चलेगा मैं मैनेजमेंट नहीं कर सकता, ये कन्फर्म है। तो पहले मुझे कॉज पता हो तभी मैं इसका इलाज कर पाऊंगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? आंसर है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? दैट इज फॉर द डिटर्मिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक कॉज का पता नहीं चलेगा हम उसकी डिजीज का बारे में पता, हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं लगा सकते। आई होप आपको ये समझ में आया डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट नोइंग कॉज। जब तक आपको कॉज पता नहीं होगा आप इसके ट्रीटमेंट का पता नहीं लगा सकते। ये कहना चाह रहा है यहां पर कवि। क्लियर बच्चे? तीसरी चीज इसमें जो आई है वो बच्चे क्या आई है? फ्रीक्वेंसी। क्या आई है बेटा? फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी मुझे 2 चीज से देखनी होती है। कौन कौन से हैं? एक तो है इंसिडेंसेस और एक है प्रिविलेंस। आपने कहा इनके बारे में बता दीजिए। इनके बारे में डिटेल में बताएंगे बेटा, आज की क्लास में हो जाएगा। आप बस बैठे रहिए, आराम से सुनते जाइए, आगे ये आने वाले वर्ड हैं सारे। फिर भी मैं बता देता हूं, बेसिक पॉइंट बता देता हूं। इंसिडेंस जो होते हैं वो न्यू केसेस होते हैं और प्रिवलेंस जो होते हैं वो टोटल केसेस होते हैं। किसी भी डिजीज के नए केसेस को हम कहते हैं इंसिडेंसेस और टोटल केसेस को कहते हैं प्रिवलेंस। आगे हम इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे? तो फ्रीक्वेंसी के बेस पर अगर मुझे किसी भी डिजीज की फ्रीक्वेंसी देखनी है तो मुझे इसके इंसिडेंसेस देखने पड़ेंगे और मुझे इसके प्रिवलेंस देखने पड़ेंगे।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने उस 3 वर्ड को समझाया है। कौन कौन से वर्ड थे बेटा, दोबारा बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन को समझाया है, डिटर्मिनेंट को समझाया है और फ्रीक्वेंसी को समझाया है। ये जब मुझे सारी चीजें इनकी मुझे नॉलेज हो जाएगी, उस नॉलेज का मैं यूज करूंगा किस में, प्रिवेंशन में और कंट्रोल करने में। किसका बच्चे, डिजीज का। क्योंकि जब मुझे ये पता रहेगा कौन सी डिजीज कौन से टाइम पर ज्यादा होती है, उस समय बेटर प्रिवेंशन यूज करूंगा। कि कौन सी डिजीज कौन से इंसान में ज्यादा होती है, अगर मुझे ऐसे हाई रिस्क पेशेंट मिल जाएंगे तो उनमें मैं ज्यादा प्रिवेंशन यूज करूंगा। कौन सी डिजीज कौन से एरिया में ज्यादा होती है, अगर मुझे वो पता रहेगा तो मैं उस एरिया में ज्यादा प्रिवेंशन यूज करूंगा। यानी मुझे इन 3 चीज की नॉलेज हो जाए तो फिर बच्चे मैं क्या करूंगा, इसका यूज करूंगा प्रिवेंशन करने में और कंट्रोल करने में। किसका, डिजीज का। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अभी तक सिर्फ आपको मैंने बेटा क्या समझाई है, डेफिनेशन। क्लियर। चलो, आफ्टर द डेफिनेशन अब मैं 1 बाई 1 करके इनको डिटेल में बताने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं बता रहा हूं किसको, आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताइए मुझे, डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको कितनी चीजें बताई थी, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। आपने कहा कौन कौन सी बताई थी डिस्ट्रीब्यूशन में, मैंने बताया था टाइम, प्लेस और पर्सन। टाइम, प्लेस और पर्सन बताए थे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, नंबर फर्स्ट पे है टाइम। डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले मैं टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो टाइम के अकॉर्डिंग सबसे पहला है, ए करके लिख रहे हैं, स्मॉल ए, शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन। यानी शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन, यानी कोई भी डिजीज जो हुई है वो सडन हुई है। यानी कि इसका जो डिजीज का जो अकरेंस है वो सडन हुआ है। अब सडन वो लार्ज पॉपुलेशन पर भी हो सकता है और स्मॉल पॉपुलेशन पर भी हो सकता है। अगर स्मॉल लार्ज कहीं भी हो, पॉपुलेशन का कोई फर्क नहीं है। अगर कोई डिजीज सडनली एक टाइम पर एक साथ हो जाए, उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन। एक डिजीज एक ही पॉपुलेशन में या बहुत सी पॉपुलेशन में, छोटी हो या बड़ी हो, अगर एक ही टाइम पर हो जाए तो हम उसे कहते हैं बच्चे क्या, शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन। और इसके एग्जाम्पल आपको पता होंगे, किसी भी डिजीज का आउटब्रेक होना, किसी भी डिजीज का आउटब्रेक होना या एपिडेमिक डिजीज का फैलना, ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चे, शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन के एग्जाम्पल है। आई होप आपको शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन समझ में आया होगा। शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन 2 टाइप के होते हैं, सिंगल एक्सपोजर और प्रोपोगेटेड। यानी सिंगल सोर्स और प्रोपेगेटेड सोर्स। कौन से बच्चे, शॉर्ट टर्म। अगर मैं बात करूं कि शॉर्ट टर्म जो आपने बताए हैं सर वो कितने टाइप के होते हैं, तो शॉर्ट टर्म 2 टाइप के होते हैं। कौन सा, सिंगल सोर्स, क्लियर बच्चे, और प्रोपेगेटेड सोर्स, प्रोपेगेटेड सोर्स। ये क्या होते हैं सब समझ में आएगा, बस आप बैठे रहिए और क्लास को ध्यान से सुनते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। सिंगल सोर्स और प्रोपेगेटेड सोर्स 2 टाइप के होते हैं शॉर्ट टर्म। यानी सिंगल सोर्स के भी 2 टाइप हो गए। कौन से बच्चे, सिंगल एक्सपोजर और मल्टीपल एक्सपोजर। कौन सा बच्चे, सिंगल एक्सपोजर और मल्टीपल एक्सपोजर। आपने कहा सर अभी तो आप सिंगल सोर्स बोल रहे हो, सोर्स सिंगल है बच्चे, इसमें एक्सपोजर मल्टीपल हो सकता है। कैसे, वो मैं समझाऊंगा। एक ही सोर्स से कई बार कई प्रकार के व्यक्ति इंफेक्टेड हो सकते हैं, इसे कहते हैं मल्टीपल एक्सपोजर। एक सोर्स से एक साथ कई व्यक्ति हो जाएं, एक साथ कई व्यक्ति हो जाएं, दैट इज सिंगल एक्सपोजर। और एक ही सोर्स से व्यक्ति कई बार होते रहें, बार बार होते रहें, उसे कहते हैं मल्टीपल एक्सपोजर। पर क्योंकि सोर्स सिंगल है तो उसका नाम सिंगल सोर्स ही पड़ेगा। उसका नाम सोर्स, क्योंकि सिंगल सोर्स है, इसमें 2 टाइप के हो सकते हैं कि एक बार में ही बहुत सारे व्यक्ति क्या हो जाएं, इंफेक्टेड हो जाएं, उसे कहेंगे सिंगल एक्सपोजर। और व्यक्ति आते रहे इसके पास और ये इन्फेक्टेड उन्हें करता रहे, इसे कहते हैं मल्टीपल एक्सपोजर। क्या कहते हैं बेटा, मल्टीपल एक्सपोजर। तो सिंगल सोर्स के 2 टाइप हो गए, कौन कौन से, सिंगल एक्सपोजर और मल्टीपल एक्सपोजर। अब हम बात कर रहे हैं नंबर फर्स्ट की इसमें, और इसमें फर्स्ट कौन सा है बच्चे, सिंगल एक्सपोजर। देखो आपको समझ में आएगा। सिंगल एक्सपोजर को हम और किस नाम से जानते हैं, हम इसे पॉइंट सोर्स के नाम से जानते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स कहते हैं। अब इसे क्या मैंने इस नाम से डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चे, ऐसे कर लेते हैं क्योंकि रोमन संख्या खत्म होने वाली है। तो एक हो गया सिंगल एक्सपोजर, एक हो गया मल्टीपल एक्सपोजर। सिंगल एक्सपोजर को हम क्या बोलते हैं, सिंगल एक्सपोजर को हम पॉइंट सोर्स भी कहते हैं और हम इसे कॉमन सोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो कई सारी चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। सिंगल एक्सपोजर को पॉइंट सोर्स भी कहते हैं और इसे कॉमन सोर्स भी कहते हैं। क्लियर बच्चे। आपने कहा सर इसके बारे में बताइए, आप क्या कह रहे थे, मैंने आपसे क्या बोला था, सोर्स सिंगल है और एक बार में एक्सपोजर कैसा है, सिंगल, एक बार में ही कई सारे व्यक्ति या कम व्यक्ति
इन्फेक्टेड हो गए। क्लियर बच्चे? आपने कहा समझाइए जरा, एग्जांपल दीजिए। मैंने कहा एक फैमिली है, एक फैमिली है, आप ऐसे समझिए, फैमिली के घर में मैरिज है, मैरिज की दावत है, यानी वहां पे डिनर है, और किसी भी रीजन से वो डिनर कैसा था? कंटामिनेटेड। वो डिनर कैसा हो गया? कंटामिनेटेड। उसके जो एक्स बॉयफ्रेंड था उस लड़की का, उसने क्या किया कि तुम मेरी नहीं तो किसी की ना सही, तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा, इस चक्कर में उसने जाकर उस सब्जी के भगोने में कुछ मिला दिया जो पॉइजनस था। समझ में आ रहा है? या उसमें कुछ ऐसी कंटामिनेट चीज मिला दी जिससे कि सारे लोग क्या हो जाएं? बीमार हो जाएं। अब जितनों ने ये दावत उड़ाई है, जितनों ने ये दावत उड़ाई है, उन सब को व्यक्तियों को क्या होनी है? डिजीज। क्या होनी है? डिजीज। अब वो डिजीज कुछ भी हो सकती है, या तो उन्हें डायरिया लग जाए, या उन्हें क्या हो जाए? क्या उन्हें गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाए, या फूड पॉइजनिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए। एग्जांपल ले लीजिए, फूड पॉइजनिंग हो गई, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, ये हो गया उसको। अब मुझे बताओ, सोर्स कितने थे? सिंगल। एक्सपोजर कैसा है? सिंगल। ये डिनर है कंटामिनेटेड। इस डिनर को एक टाइम पे जितने व्यक्तियों ने खाया, वो सारे व्यक्ति क्या हो गए? डिजीज। अब ऐसा तो है नहीं कि जब भी उसके घर में दावत बनेगी खाना खराब बनेगा। एक बार गलती से खराब बन गया तो सारे लोग बीमार हो गए, एक बार में ही सबका एक्सपोजर हो गया, एक बार में ही सबका एक्सपोजर हो गया। बच्चे ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। इसका इसे कहते हैं सिंगल एक्सपोजर, यानी कि एक भगोना जिन जिन ने खाया उस समय वो सब बीमार हो गए। क्या बात समझ में आई बच्चे? तो दैट इज द थिंग। आपने कहा फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये जो एग्जांपल है कंटामिनेटेड फूड खाने से, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज फॉर द विच वन? सिंगल एक्सपोजर। और इसका एग्जांपल बता दीजिए। और इसका एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो क्या हुआ था? भोपाल में 1984 की बात है शायद, उसमें गैस लीक हो गई थी, और गैस लीक होने से क्या हुआ कि उस एरिया में जितने व्यक्ति सो रहे थे वो काफी व्यक्तियों की डेथ हो गई। इसका मतलब वो एक्सपोजर सिंगल ही था। गैस निकली और जितने थे सबको लपेटे में ले लिया। अब ऐसा नहीं कि वहां गैस निकलती रहती है, जो भी वहां जाएगा मर जाएगा। एक बार निकली थी, बाद में बंद कर दी। अगर वो गैस निकलती रहती, अगर वो गैस निकलती रहती और लोग वहां जाकर मरते रहते तो उसे मल्टीपल एक्सपोजर कहते। सोर्स तो सिंगल होता, सोर्स तो कैसा होता? सिंगल, और एक्सपोजर क्या होता? मल्टीपल, क्योंकि वहां गैस निकल रही है और लोग जा रहे हैं मर रहे हैं। पर क्योंकि गैस एक ही बार में निकली थी और जितने व्यक्ति थे वो मर गए, तो उसे क्या बोलेंगे? सिंगल सोर्स सिंगल एक्सपोजर। सिंगल सोर्स सिंगल एक्सपोजर। समझ आए बच्चे? तो इन सब के बारे में आपको मुझे ये बताना है कि आप किस प्रकार से इन्हें समझाओगे। क्लियर? इसके बाद एग्जांपल हम किसका किसका लेते हैं बच्चे? इसके बाद सेकंड है मल्टीपल एक्सपोजर। मल्टीपल एक्सपोजर। मल्टीपल एक्सपोजर क्या होगा सर? मल्टीपल एक्सपोजर में क्या होगा कि सोर्स एक ही है पर उससे कई बार कंटामिनेशन हो रहा है, बार बार व्यक्तियों को क्या कर रहा है? कंटामिनेशन कर रहा है। इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक इन्फेक्टेड पॉन्ड है, एक गंदा तालाब है जिसमें बैक्टीरिया वायरस भरे पड़े हैं। वहां पर लोग आते हैं, ये पर्सन आया, इसने इस पानी को पिया और ये क्या हो गया? सिक। सेकंड पर्सन आया, उसने इस पानी को पिया और वो क्या हो गया? सिक। लोग आते जाएंगे, इन्फेक्शन होता जाएगा, लोग आते जाएंगे, इन्फेक्शन होता जाएगा। सोर्स सिंगल है, सबको इन्फेक्शन मिल किससे रहा है? गंदे तालाब से। सोर्स सिंगल है तो सिंगल सोर्स हो गया। मल्टीपल एक्सपोजर है, जितनी बार व्यक्ति यहां आते रहेंगे, तालाब का पानी पीते रहेंगे और वो क्या होते रहेंगे? बीमार होते रहेंगे। तो इसका मतलब आपने कहा तालाब का पानी एक बार भी खत्म कर देंगे। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो एक बार में तालाब का पानी भी खत्म हो जाए? शादी का खाना खत्म हो सकता है, तालाब का पानी खत्म नहीं हो सकता। वहां जो भी राहगीर आएगा पानी पिएगा और बीमार होकर चला जाएगा। यानी सोर्स सिंगल है पर एक्सपोजर मल्टीपल है, कई बार व्यक्ति आ रहे हैं और इन्फेक्टेड हो रहे हैं। समझ आया बच्चे? तो इन्फेक्टेड पॉन्ड जो है उसका पानी पीने से जो इन्फेक्शन है वो बार बार फैल रहा है, अलग अलग लोगों में फैल रहा है। तो बच्चे क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? मल्टीपल एक्सपोजर। क्या बोलेंगे? मल्टीपल एक्सपोजर।
आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर मैं ग्राफ के द्वारा इनको समझाऊं, मैं दो ग्राफ बना देता हूं, एक है सिंगल एक्सपोजर का और एक है मल्टीपल एक्सपोजर का, तो आपको इन दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा कि सिंगल एक्सपोजर और मल्टीपल एक्सपोजर क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक चीज है, तो एक पेशेंट आए, बहुत सारे व्यक्ति एक टाइम पर क्या हुए, बीमार हुए, तो ये जो सिंगल पॉइंट है दैट इज द सिंगल एक्सपोजर। ये कौन सा हो गया, सिंगल। अगर कोई व्यक्ति ऐसे आ रहा है तालाब के पास, बीमार हुआ, चला गया, फिर आया, फिर बीमार हुआ, फिर चला गया, फिर बीमार हुआ, फिर चला गया, ऐसे करके जो चीजें होती हैं बच्चे, वो बार बार एक्सपोजर होने से होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एक्सपोजर। इसमें तो सारे व्यक्ति बीमार हुए और फिर सारे ठीक हो गए या मर गए, जो भी हुआ, पर हुआ एक साथ ही। समझ आ रहा है ना बच्चे, ये हुआ एक साथ ही है, और यहां पर जो हो रहा है वो बार बार हो रहा है। तो इन दोनों को देखने के बाद ग्राफ को कुछ आपको इनमें डिफरेंस नजर आया। डिफरेंस क्या क्या नजर आ रहा है मैं बता देता हूं। इसमें सिंगल वेव है, ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। इसमें सेकेंडरी वेव प्रेजेंट है, देखो ये रही सेकेंडरी वेव, ग्राफ फिर गिरेगी, फिर ग्राफ फिर गिरेगी। तो ये जो सेकेंडरी वेव है, सेकेंडरी वेव किसमें प्रेजेंट होती हैं, कौन से ग्राफ में प्रेजेंट होती हैं, आंसर है मल्टीपल ग्राफ में प्रेजेंट होती हैं। यहां पर सेकेंडरी वेव प्रेजेंट नहीं होती, यहां पर सिंगल वेव होती, ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं सारे। समझ आए बच्चे। इसमें जितने भी पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे उन सबका इंक्यूबेशन पीरियड सेम होगा। क्यों सर, बफर रात को था, कितने बजे था, मैंने कहा 8 से 10 था, सबने तभी खाया, मैंने कहा जब टाइम था तभी सबने खाया था। अच्छा, फूड पॉइजनिंग का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, मैंने कहा 12 घंटे, एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो सब बीमार कब पड़ेंगे, 12 घंटे बाद। तो जितने पेशेंट हैं सबका इंक्यूबेशन पीरियड सेम होगा। बोलो तालाब वाले में अलग खेल है। आप आज पिए और घर चले गए, इन्फेक्टेड हुए, और इसके इन्फेक्शन का इंक्यूबेशन पीरियड 12 घंटे मान लो, तो वो व्यक्ति पहला 12 घंटे बाद बीमार पड़ेगा। अगला 8 घंटे बाद आया है उसके, तो अगले व्यक्ति ने 8 घंटे बाद पानी पिया है, तो वो 8 + 12 यानी 20 घंटे बाद बीमार पड़ेगा। अगला व्यक्ति 2 दिन बाद आया है, तो 2 दिन + 12 घंटे, तो उसके बाद बीमार पड़ेगा। यानी इधर हर व्यक्ति का इंक्यूबेशन पीरियड अलग होता है और इधर सबके इंक्यूबेशन पीरियड सेम होते हैं। तो इसमें ऑल केसेस, जितने केसेस देखने को मिलेंगे वो किसके अंदर होंगे, आर इन इंक्यूबेशन पीरियड, वो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही होंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें एक्सटेंड बियॉन्ड, क्योंकि 12 घंटे के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसमें, सेकेंडरी में। इसमें तो तब बीमार पड़ेगा जब वो पीने आएगा। ठीक है बच्चे, तो इसमें एक्सटेंड कर जाते हैं, दैट इज एक्सटेंड बियॉन्ड इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो केसेस हैं वो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में भी, यानी कि सबके अलग अलग एक्सपोजर हो रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इन दैट कंडीशन उनके इंक्यूबेशन पीरियड उस सारे ग्रुप से अलग हो सकते हैं। समझ आया बच्चे। जैसे कि गांव में, एग्जांपल बता देता हूं आपको इसका। गांव में एक महिला है, एक नर्तकी है जो कि प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। एक समझ लीजिए एग्जाम्पल, ज़्यादा भावुक मत होइए। एक नर्तकी है जो कि प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है और गांव के लोग उसके पास जाते रहते हैं। अगर उस महिला को इन्फेक्शन है, तो जो उसके पास गया है वो तो इन्फेक्टेड होगा। क्या सारे गांव के लोग एक साथ इन्फेक्टेड हो जाएंगे, नहीं हो सकता ना। सारे कैसे जाएंगे एक साथ उसके पास। तो सोर्स तो सिंगल है, महिला एक ही है, सब उसके पास जा रहे हैं, इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। अब किसी को HIV 3 साल बाद हो जाएगा, किसी को HIV 5 साल बाद होगा, किसी को 6 साल बाद होगा। तुम जब गए उसके पास, उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड काउंट होगा ना। समझ आए बच्चे। तो याद रखिएगा एग्जाम्पल क्या है बच्चे, क्लाइंट ऑफ एन, यानी क्लाइंट ऑफ एन कौन सा बच्चे, कमर्शियल सेक्स वर्कर। अगर वो कैसी है, कमर्शियल इन्फेक्टेड सेक्स वर्कर लिख लेता हूं मैं, नहीं तो फायदे क्या। इन्फेक्टेड सेक्स वर्कर के पास जितने लोग जाते हैं वो मल्टीपल एक्सपोजर में आते हैं, क्योंकि वो सोर्स तो सिंगल ही है, जो उसके पास जा रहा है बार बार वो इन्फेक्टेड हो रहा है। ठीक है बच्चे। इसमें क्या होता है, सडन राइज सडन फॉल, एक साथ सब बीमार पड़ते हैं और सब ठीक भी एक साथ होते हैं, क्योंकि सबने भगवान एक साथ ही तो खाया था। सब को एक साथ क्या लगे, दस्त, और सब एक साथ क्या हो गए, ठीक।
तो इसमें रैपिड क्या होगा, राइज, और रैपिड क्या होगा, फॉल। तो इसके अंदर रैपिड होते हैं क्या बच्चे, राइज, एंड रैपिड क्या होगा बच्चे, फॉल। रैपिड राइज, रैपिड फॉल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंगल एक्सपोजर और मल्टीपल एक्सपोजर में क्या फर्क होता है, और ये दोनों किसके पार्ट हैं, दोनों पार्ट हैं सिंगल सोर्स के। इसके बाद हम सेकंड वन की बात करें तो बेटा सेकंड वन हम बात कर रहे हैं प्रोपोगेटेड, प्रोपोगेटेड एक्सपोजर या एपिडेमिक। ठीक है बच्चे, प्रोपोगेटेड एपिडेमिक क्या होती है, प्रोपोगेटेड यानी बम्बारमेंट, बम्बारमेंट समझते हो, यानी कि एक साथ फैल जाए। सोर्स सिंगल है, नहीं, सोर्स सिंगल नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। यानी इन्फेक्टेड व्यक्ति भी बीमारी फैलाएगा, इन्फेक्टेड व्यक्ति भी बीमारी फैलाएगा। आपने कहा समझाइए इसको जरा, मैंने कहा समझिए। ये है पहला पेशेंट, ये केस फर्स्ट, इससे लगे इन तीन को बीमारी, इन्होंने फैलाया इनको बीमारी। अब आप देख रहे हो पर्सन टू पर्सन बीमारी फैला रहे हैं, पर्सन टू पर एक साथ बम्बार्डमेंट हो गया। वहां क्या था, वहां जो भी बीमार हो रहा था इससे बीमार हो रहा था। यहां क्या है, यहां पेशेंट से पेशेंट बन रहे हैं, यहां पेशेंट बीमारी फैला रहा है, एक पेशेंट से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। वहां सोर्स सिंगल था और यहां सोर्स फैले हुए हैं, यहां सोर्स फैले हुए हैं। तो क्या नाम पड़ा बच्चे, प्रोपोगेटेड एपिडेमिक। समझ में आ रहा है बच्चे। तो ये कैसे फैलेगी, आपको यही तो याद रखना है था, कैसे फैलती है बच्चे, पर्सन टू पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एपिडेमिक कैसी फैलेगी, पर्सन टू पर्सन। समझ आ रहा है बच्चे, कैसे फैलेगी, एनिमल टू पर्सन, ये एनिमल से पर्सन में भी फैलेगी। और कैसे फैलेगी, वेक्टर टू पर्सन, ये ऐसे फैलेंगी बच्चे, पर्सन टू पर्सन फैलेगी, एनिमल से ही फैल सकती है और ये वेक्टर से ही फैल सकती है। एग्जांपल बता दीजिए जरा प्रोपोगेटेड के। आ जाए, बहुत बढ़िया, दुनिया जिससे परेशान, नाम है कोविड-19। कोविड-19 कौन सी एपिडेमिक का एग्जांपल है, आंसर है प्रोपोगेटेड एपिडेमिक का एग्जांपल है। मीजल्स किसका एग्जांपल है बच्चे, मीजल्स किसका एग्जांपल है, आंसर है प्रोपोगेटेड का एग्जांपल है। बात समझ में आ रही है बच्चे, दैट इज द इंपोर्टेंट कि इसमें बम्बार्डमेंट हो गया है कि जितने बीमार बने उन्होंने और बीमारियां फैला दी। इसे कहते हैं प्रोपोगेटेड। क्या कहते हैं बच्चे, प्रोपोगेटेड। और ये सब जो बह रहे हैं बच्चे शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन के अंदर है। याद रखिएगा इन चीजों को, क्लियर। अब आपने कहा ठीक है सर ये मेरे को समझ में आ गया। तो इसके अंदर से होता क्या है, किसके अंदर, प्रोपोगेट के अंदर। इसके अंदर धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं और धीरे धीरे गिरती हैं। रैपिड ना तो बढ़ती हैं और ना रैपिड कम होती हैं, पर बढ़ती हैं और ये कम होती हैं। क्लियर बच्चे। तो याद रखना, ग्रेजुअल, लगातार ये राइज होती हैं और फिर ये फॉल होती हैं। ठीक है बच्चे। तो ग्रेजुअल राइज एंड फॉल पाया जाता है कौन से वाले के अंदर, प्रोपोगेटेड के अंदर। सर ये राइज एंड फॉल डिपेंड किस पे करता है, ये राइज एंड फॉल डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा उस डिजीज की कम्युनिकेबिलिटी के ऊपर कि वो कितनी बीमारी फैलाने में सक्षम है। कम्युनिकेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिजीज कितनी ज्यादा कम्युनिकेबल है, यानी कितनी जल्दी डिजीज फैलाती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कितना जल्दी डिजीज फैलाएगी, इस बात पर डिपेंड करेगा। और एक इस पर डिपेंड करेगा कि उस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी हार्ड इम्यूनिटी कैसी है, उस डिजीज के प्रति उनकी लोकल इम्यूनिटी कैसी है जो एक समुदाय में पाई जाती है। तो इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा। जैसे कोविड का अलग अलग असर हुआ है अलग अलग देशों में, हमारे यहाँ कम मरे, अमेरिका में ज्यादा मरे। हमारी हार्ड इम्यूनिटी जल्दी डेवलप हो गई, हम तो मिट्टी में खेले पड़े, वहीं पैदा हुए वहीं मरेंगे। कोविड से पहले मैं मास्क जानता ही नहीं था, लिटरली बता रहा हूं, मुझे पता भी नहीं था कि सड़क पर मास्क लगाते भी हैं। मुझे कोविड के बाद पता पड़ा कि मास्क सड़क पे भी लगाना होता है। हमें लगता था OT-ICU में लगाना पड़ता है मास्क। तो हम तो ऐसे खेतों में पले और वहीं बड़े और वहीं सरकारी स्कूल में घिस घिस के पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, तो हमें तो उन सारी चीज़ों के बारे में पता था। और हमारी इम्यूनिटी ईश्वर की कृपा से वैसे ठीक है, थोड़ी बहुत आए आउटब्रेक, सर्दी जुकाम बुखार हुआ, काम चल गया, आगे देखेंगे। अमर तो कोई नहीं है, ना हम है ना वो है, पर हमारी इम्यूनिटी मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है, इसलिए हमारे यहाँ आउटब्रेक कम हुआ। समझ आए बच्चे। तो उनकी ये जो राइज और फॉल है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी कम्युनिकेबिलिटी और हर्ड इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगा। कौन सा एपिडेमिक, प्रोपोगेटेड एपिडेमिक। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर चीजें लगातार बढ़ती जाती हैं बच्चे। तो अगर मैं बात करूं कि ऐसे इधर की तरफ क्या है, टाइम, अगर ये टाइम है और इधर मैं केस बताऊं आपको, तो केस कैसे बढ़ते हैं, ये केस ऐसे बढ़ते हैं।
ये क्या हो गए बच्चे, केसेस। और ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज द विच वन इज प्रोपोगेटेड। क्या नाम है बच्चे, प्रोपोगेटेड। आई होप आपको सिंगल शॉर्ट टर्म एक्सपोजर समझ में आ गया होगा। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर दो टाइप के थे, सिंगल सोर्स, मल्टीपल, सिंगल सोर्स और प्रोपोगेटेड सोर्स। सिंगल सोर्स दो टाइप के हैं, सिंगल एक्सपोजर और मल्टीपल एक्सपोजर। आई होप मैंने एग्जांपल दे के पूरी कोशिश की समझाने की कि क्या क्या होते हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर सेकंड, एंड दैट सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म फ्लैक्चुएशन। शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन के बाद बेटा क्या आ गया, लॉन्ग टर्म फ्लैक्चुएशन। और लॉन्ग टर्म फ्लैक्चुएशन क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म फ्लैक्चुएशन को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेकुलर ट्रेंड, नॉन एज, इसे किस नाम से जानते हैं, सेकुलर ट्रेंड के नाम से भी जानते हैं। किसको, लॉन्ग टर्म को। आपने कहा लॉन्ग टर्म बोल रहे हो बार बार, तो कितना लंबा समय, मैंने कहा कम से कम वी हैव टू स्टडी फॉर डिकेड। हम इसे डिकेड के लिए पढ़ते हैं। डिकेड में यानी कि 10 साल का टाइम देखने के लिए हम इसको देखते हैं। आपने कहा समझाओ, जैसे लॉन्ग टर्म फ्लैक्चुएशन क्या है, कि कोई भी डिजीज में फ्लैक्चुएशन हुआ है पर उसे होने में बहुत लंबा समय लगा है, बहुत लंबा समय लगा है। आपने कहा एग्जांपल बताइए, तभी तो एग्जांपल इज एवरीथिंग। आई ट्राई माय बेस्ट कि गिव आपको एग्जांपल ऐसे दूं कि आपको बिना थ्योरी के भी वो पॉइंट माइंड में चिपक जाए और दिक्कत नहीं रहे समझने के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि एग्जांपल क्या है किसके बच्चे, दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आपने नोट किया है कि कुछ डिजीज ऐसी हैं जो पिछले 10 साल में कम हुई हैं। आपने कहा हाँ, तो आप 10 साल की बात कर रहे हो। मैंने कहा तो ये कौन सा फ्लैक्चुएशन है, लॉन्ग टर्म फ्लैक्चुएशन है। अच्छा अच्छा, कुछ डिजीज ऐसी हैं जो पिछले 10 साल में कम हुई हैं। एग्जांपल मैंने कहा चिकन पॉक्स, अब कम होता है, पहले बहुत होता था। अच्छा, और कुछ डिजीज ऐसी हैं जो इन 10 साल में बढ़ी हैं। जैसे मैंने कहा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कैंसर, कैंसर के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इन 10 साल के अंदर। तो बेटा कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो पिछले 10 साल में कम हुई हैं, कुछ ऐसी हैं जो 10 साल में बढ़ी हैं, यानी मैं 10 साल की बात कर रहा हूं। तो ये लॉन्ग टर्म फ्लैक्चुएशन हुआ या शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन हुआ, आंसर है दैट इज लॉन्ग टर्म फ्लैक्चुएशन, क्योंकि मैं बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए बात कर रहा हूं। समझ आया बच्चे। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए, सम डिजीज आर डिक्रीज्ड इन लास्ट 10 years। एग्जाम्पल पूछे तो आप एग्जाम्पल लिखना, चिकन पॉक्स, while some disease are increased in last 10 years। एग्जाम्पल पूछे तो बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें जैसे कि हार्ट डिजीज और कैंसर, इनके केसेस ज्यादा हैं। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म फ्लैक्चुएशन। क्या कहते हैं बच्चे, लॉन्ग टर्म फ्लैक्चुएशन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। पहला था शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन, दूसरा है लॉन्ग टर्म फ्लैक्चुएशन, और बच्चे इसके बाद नंबर तीसरा है पीरियोडिक फ्लैक्चुएशन। पीरियोडिक फ्लैक्चुएशन, पीरियोडिक फ्लैक्चुएशन के अंदर क्या क्या होते हैं, पीरियोडिक फ्लैक्चुएशन के अंदर पहला जो होता है उसे कहते हैं सीजनल ट्रेंड। क्या कहते हैं बच्चे, सीजनल। सीजनल में क्यों कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सीजन कुछ डिजीज ज्यादा देखने को मिलती हैं और कुछ डिजीज उस सीजन में नहीं होती हैं। क्लियर बच्चे। जैसे कि सम डिजीज आर इंक्रीज, सम डिजीज आर इंक्रीज्ड इन पर्टिकुलर, सम डिजीज आर इंक्रीज इन पर्टिकुलर सीजन। कुछ सीजन्स के अंदर, कुछ सीजन के अंदर कुछ डिजीज पर्टिकुलरली बढ़ जाती हैं। अब वो कौन कौन सी बढ़ती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं डिजीज कौन कौन सी हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर बढ़ रही हैं, मलेरिया, डेंगू, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, कॉलेरा, पोलियो, पोलियो। ये सारे केसेस ज्यादातर कौन से सीजन में होते हैं, आंसर है रेनी सीजन में ज्यादा होते हैं। ये वो बीमारियां हैं जो रेनी सीजन में ज्यादा फैलती हैं। मलेरिया है, मच्छर ज्यादा होंगे, डेंगू मच्छर ज्यादा होंगे, गंदगी ज्यादा फैलेगी, कॉलेरा ज्यादा होगा, पोलियो, ओरल फीवर रूट है। तो ये सारे रीजन हैं, ये कौन से सीजन में ज्यादा होते हैं, सारे डिजीज रेनी सीजन में ज्यादा होते हैं। तो क्या कहेंगे इसको, सीजनल ट्रेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, सीजनल ट्रेंड। और बताइए, रोटा वायरस के इन्फेक्शन है,
क्लियर बच्चे? मीजल्स और मम्स है, मीजल्स मम्स है, रूबेला और चिकन पॉक्स है, रूबेला और चिकन पॉक्स है, H1N1 डिप्थीरिया पर्टुसिस, H1N1 डिप्थीरिया पर्टुसिस, ये कौन से सीजन में ज्यादा होते हैं? आंसर है ये विंटर सीजन में ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि सीजन के हिसाब से एपिडेमिक कैसे कैसे बनती हैं, कौन से पीरियडिक के हिसाब से। पीरियडिक में पहला कौन सा है? सीजनल ट्रेंड। कौन सा है बच्चे? सीजनल ट्रेंड। तो चिकन रोटा वायरस है, मीजल्स है, मम्स है, रूबेला, चिकन पॉक्स, H1N1 डिप्थीरिया और पर्टुसिस ज्यादातर कौन से सीजन में होते हैं? आंसर विंटर सीजन में ज्यादा होते हैं। क्लियर बच्चे? और बताइए, अगला है हे फीवर। कौन सा है? हे फीवर, ठीक है। वेरिसेला, ये किस में ज्यादा होते हैं? ये स्प्रिंग सीजन में ज्यादा होते हैं, बसंत ऋतु में ज्यादा होते हैं। कौन से बच्चे? दैट इज हे फीवर और वेरिसेला। हीट स्ट्रोक, ये तो तुम्हें समझाने वाली बात थोड़ी है, तो तुम जानते ही हो। हीट स्ट्रोक किस में ज्यादा होगा? आंसर है समर के अंदर ज्यादा होगा, गर्मी के अंदर ज्यादा होता है। तो बच्चे ये कौन से ट्रेंड थे? ये थे सीजनल ट्रेंड। सीजनल में हम बता रहे थे ये किसका टाइप था? ये था पीरियोडिक ट्रेंड का टाइप था, सीजनल ट्रेंड। और सीजनल ट्रेंड में मैंने आपको ये बताए हैं कि कौन कौन सी डिजीज किस सीजन में ज्यादा होती है। कुछ डिजीज किसी पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा होती है। इसके बाद सेकंड कौन सा है? सीजनल के बाद सेकंड है साइक्लिक ट्रेंड। पीरियोडिक का सेकंड है साइक्लिक ट्रेंड, साइक्लिक ट्रेंड। आई होप आपको समझ में आएगा। तो साइक्लिक ट्रेंड क्या होता है? यानी कुछ चीज डिजीज ऐसी हैं जिनमें जो फ्लैक्चुएशन है वो वापस आएगा, बढ़ता है, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। पहले जाएगा तभी तो आएगा, तो आएगा, जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। तो ये साइकिल है बच्चे। कोई भी डिजीज का अकरेंस पाया जाएगा, फिर वो चला जाएगा, फिर वो वापस आएगा, फिर चला जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ये साइक्लिक के रूप में पाए जाते हैं। तो फ्लैक्चुएशन इन फ्यू ईयर, हर कुछ सालों में, हर कुछ समय में ये वापस रिपीट होते हैं, उन्हें कहते हैं साइक्लिक। तो क्या बच्चे इसके लिए हम लिखने जा रहे हैं? हम कह रहे हैं फ्लैक्चुएशन, फ्लैक्चुएशन अकर इन एवरी फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के अंदर ये बार बार रिपीट होके आते हैं। अगर आपको याद रखना है तो आप इसे ऐसे याद रखिए, मेरी भाषा में, मेरी वाणी, आप इसे ऐसे याद रखें कि क्या ये वाणी कोई लड़की नहीं है बे, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ कि वाणी तो मैं हूँ और मैं पंकज सर की तो हुई नहीं। मुझे पता है तुम मेरी नहीं हो, पर फिर भी याद रखो, ठीक है बच्चे? माई वाणी में क्या आएगा? जैसे आएगा फिर जाएगा तभी तो वापस आएगा। तो बच्चे आएगा फिर जाएगा तभी तो वापस आएगा। आएंगे नहीं तो फिर जाएंगे कैसे? समझ में आए? तो जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे, ऐसे समझिए आप इसको। तो ये जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा, ऐसे है। तो कौन सा बच्चे? साइकिल। बस एक एग्जाम्पल बता दीजिए इसमें से क्या आएगा जाएगा आप समझा रहे हो। मैंने कहा एग्जाम्पल लो। मीजल्स की बात करूं तो मीजल्स एवरी 2 to 3 ईयर, हर 2 से 3 साल में इसका आउटब्रेक होता है, ठीक है। रूबेला की बात करूं तो हर 5 से 8 साल में इसका आउटब्रेक होता है। अगर मैं इन्फ्लुएंजा की बात करूं तो हर 7 से 10 साल में इसका आउटब्रेक पाया जाता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये साइक्लिक है, ये आएंगे जाएंगे, पर ये टाइम लगाते हैं बीच बीच में, पर आते जाते रहते हैं। तो इसे कौन सा ट्रेंड कहेंगे बच्चे? इसे हम कहेंगे साइक्लिक ट्रेंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने अभी आपको बताया है बच्चे, ये मैंने कौन सा एक्सपोजर बताया है? ये मैंने आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले ही बताई है टाइम। टाइम में मैंने बताया था आपको कौन कौन से शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन और लॉन्ग टर्म फ्लैक्चुएशन, और कौन से बताए थे मैंने? पीरियोडिक फ्लैक्चुएशन। तो टाइम का जो था वो मैंने क्या किया? समाप्त किया। टाइम के बाद दूसरा कौन सा बचता था? आंसर है बच्चे दैट इज फॉर प्लेस। डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम के बाद क्या आता है? प्लेस। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग प्लेस।
प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करेगा। तो प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कह रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी एरिया में ज़्यादा होती हैं, यानी कुछ डिजीज ऐसी हैं जो किसी नेशन पर्टिकुलर देश में ज़्यादा होती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक देश के अलग अलग राज्यों में कोई डिजीज ज़्यादा फैल रही है या पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में कोई डिजीज ज़्यादा फैल रही है, तो दैट इज इंटरनेशनल। तो इसका जो प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो टाइप का होता है, नेशनल और इंटरनेशनल। अब बात करें सबसे पहले कौन सी बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है आपका, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या अभिप्राय है कभी का। कुछ डिजीज किसी पर्टिकुलर कंट्री में ज़्यादा होती है और किसी पर्टिकुलर कंट्री में कम होती है, उसे कहते हैं हम क्या, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। और ये कौन सा है, अलग अलग देश की बात कर रहा हूं, तो बेटा ये कौन सा है, इंटरनेशनल है। कौन सा है, इंटरनेशनल। आपने कहा सम डिजीजेज आर मोर कॉमन इन सम कंट्रीज। कुछ देशों में कुछ बीमारियां ज्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। आपने कहा एग्जाम्पल बता दीजिए, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लीजिए किसका, इंटरनेशनल प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी के एग्जाम्पल लीजिए, इबोला और जीका वायरस। कौन कौन से, इबोला और जीका वायरस। ये ज्यादा कहां मिलते हैं, ये ज्यादा मिलते हैं अफ्रीका में। ये कौन सी कंट्री में ज्यादा मिलते हैं, अफ्रीका में। येलो फीवर ज्यादा कहां मिलेगा, येलो फीवर मिलेगा साउथ अमेरिका में ज्यादा। कहां मिलता है बेटे, साउथ अमेरिका में। क्लियर बच्चे। स्टमक कैंसर ज्यादा कहां मिलता है, स्टमक कैंसर जापान के अंदर ज्यादा मिलता है, स्टमक कैंसर। क्लियर बच्चे। ओरल कैंसर गुटके खाने वालों में मिलेंगे, और मुझे नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा गुटखा खाने वाले हमारे अलावा कहीं और हो सकते हैं। आपने कहा सर पाकिस्तान में ही तो खाते हैं, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ है बे, 20 करोड़ टोटल पॉपुलेशन। इतना तो हमारे गांव के मोहल्ले के लोग गुटखा खा जाते हैं 20 करोड़ का। तो समझ में आ रहा है। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो हमारे यहाँ कंज्यूमर बहुत है किसका, गुटके तम्बाकू खैनी का। तो ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, हमने कहा हमारे होगा। हम बोले तो हमने कहा इंडिया है, हम डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है बच्चे। तो ये हो गया इंटरनेशनल। अब बात करूं मैं नेशनल। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, नेशनल की बात कर रहे हैं। तो नेशनल का मतलब क्या है कि कुछ डिजीज ऐसी हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में ज़्यादा होती हैं, वो कहना चाह रहा है। तो सम डिजीज आर मोर कॉमन, सम डिजीज आर मोर कॉमन इन, सम डिजीज आर मोर कॉमन इन पर्टिकुलर स्टेट। कुछ राज्यों में कुछ बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। हमने कहा कौन से राज्य, बात हम इंडिया की करेंगे, हम रहते भी इंडिया में हैं, तो हम इंडिया की बात करने जा रहे हैं। जैसे काला अजहर के बारे में बात करो। काला अजहर, औजार नहीं वे आजार है। काला अजहर कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड, यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड, इनमें ज़्यादा पाया जाता है काला अजहर। सर जैपनीज एनसेफेलाइटिस, जैपनीज एनसेफेलाइटिस ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ये यूपी और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर है। मलेरिया के केसेस ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं सर, मलेरिया के केस पाए जाते हैं ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ मलेरिया ज़्यादा होता है। फाइलेरिया कहाँ ज़्यादा होता है सर, फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस ज़्यादा कहाँ होता है। ये सब चीज़ आप पढ़ोगे कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर, घबराओ मत। ठीक है बच्चे। कोस्टल, ये कौन से हैं, फाइलेरिया के अंदर कहाँ कहाँ, फाइलेरिया डिजीज कहाँ कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, जो समुद्री किनारे हैं वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। सो दैट इज कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया।
वहाँ पर फाइलेरिया के केस ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मैं ये बता रहा था आपको कि कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, कि हम ये बता रहे हैं कि पहला जो बताया था वो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन था, दूसरा जो मैंने बताया वो प्लेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। प्लेस के अंदर दो टाइप के होते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल। तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन बचता है वो तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन है पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा बच्चे? पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। आपने कहा था टाइम, प्लेस और पर्सन, ये हम तीसरा कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? पर्सन का। आपने कुछ डिजीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। जैसे किसी व्यक्ति के एज पे डिपेंड करती हैं, कुछ डिजीज हैं जो जेंडर पे डिपेंड करती हैं, कुछ डिजीज हैं जो ऑक्यूपेशन पे डिजीज डिपेंड करती हैं, कुछ डिजीज ऐसी हैं जो मैरिटल स्टेटस पे डिपेंड करती हैं। सो दैट द डिजीज आर डिपेंड ऑन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल, इसे कहते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बच्चे? तो इसके अंदर हम लिख लीजिए, तो क्या लिखने जा रहे हैं? सम डिजीजेज आर वेरी अकॉर्डिंग टू पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। सम डिजीज कैन वेरी, आर वेरी यानी अलग अलग होती हैं। डिपेंड किस बात पे करती हैं? ये उस व्यक्ति के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती हैं। और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पर एज फैक्टर है, जेंडर फैक्टर है, ऑक्यूपेशन फैक्टर है, और ये ऑक्यूपेशनल के बाद बच्चे मैरिटल स्टेटस है। समझ में आ रहा है ना बच्चे? दैट एज एंड मैरिड, तो ये एज है, मैरिज है, हो गया बच्चे। तो ये सारी चीज़ें, एज है, जेंडर है, ऑक्यूपेशन है, मैरिटल है, इन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। कुछ बीमारियां ओल्ड एज में ज़्यादा होती हैं, कुछ बचपन में ज़्यादा होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं स्त्रियों में ज़्यादा होती हैं, पुरुषों में कम होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि ऑक्यूपेशन करने वाले यानी माइंस में काम करने वालों को ज़्यादा होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो माइंस में काम करने को कम होती हैं। कुछ ऐसी हैं जो शादीशुदा लोगों में ज़्यादा होती हैं, कुछ ऐसी हैं शादीशुदा लोगों में कम होती हैं। बात ये डिपेंड करता है कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करेगा कि कौन सी डिजीज़ ज़्यादा, कौन सी डिजीज़ कम होगी। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा आपने कहा, जैसे रूमेटिक फीवर। अगर मैं बात करूं कि रूमेटिक फीवर कब जब किन व्यक्तियों में ज़्यादा होता है? वो व्यक्ति जिनकी एज 5 से 15 साल के बीच में, उनमें रूमेटिक फीवर सबसे ज़्यादा होता है। पोलियो जो इन्फेक्शन है वो 0 से लेके 5 साल की एज में सबसे ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस कब होती है? 40 साल के बाद डायबिटीज मेलाइटिस के चांस ज़्यादा होते हैं। कैटरेक्ट के होने के चांस कब होते हैं? कैटरेक्ट के चांस आफ्टर 50 साल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मीजल्स होने के चांस क्या होते हैं? तो मीजल्स होने के चांस लेस देन 5 ईयर्स में ज़्यादा होते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि व्यक्ति में उसकी एज के हिसाब से डिजीज़ अलग अलग हो सकती हैं, कि किसी डिजीज की एपिडेमियोलॉजी और इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस बात पर डिपेंड करेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा बच्चे कि आपको उस व्यक्ति की एज क्या देखने को मिल रही है, उसका जेंडर क्या देखने को मिल रहा है, उसका मैरिड स्टेटस क्या है, और उसका ऑक्यूपेशन क्या है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बाकी का हम रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स बच्चे।